हमारी कहानी का नायक एक यूट्यूबर है जिसे जहरीले जानवरों के प्रति गहरी रुचि है। एक दिन जब उसे एक ब्लैक माम्बा ने काट लिया तो वो अचानक खुद को एक अद्भुत मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में पाता है। वहां उसने इस रिम के जहरीले प्राणियों को टेम करना और पहले से असाध्य बीमारियों के लिए कर्ज ढूंढना सीख लिया। लेकिन यही सब नहीं है, इस अजीब दुनिया में उसके लिए और भी कई आश्चर्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तूफानी बरसात की रात में एक लगभग सुन्न स्थान पर जो पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड्स जैसा दिखता है, जहां वॉरियर्स हाँ, एक समूह एक सुनसान मेशन के आंगन में खड़ा होता है। उनके लीडर ने यह देखने के लिए आवाज लगाई कि क्या इस क्षेत्र में कोई निवासी हो सकता है, ये उम्मीद करते हुए कि भारी बारिश के बीच कोई प्रकट हो। अगले ही पल अकेडमी स्केट से एक बच्चा बाहर आता है, हाफ खड़ा होकर बिना कुछ कहे अजनबी की अगली बात का इंतजार करता है। वॉरियर्स हैरान रह जाते हैं जब उनका लीडर सोचने लगता है कि ऐसे वीरान स्थान पर कोई कैसे रह सकता है। उनकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वे समझते हैं कि वहां का एकमात्र निवासी सिर्फ यही का बच्चा है। लीडर बच्चे से वहां रात बिताने की अनुमति मांगता है। बच्चा, जो इस कहानी का नायक है, अजनबियों के इरादों और पहचान को लेकर पल भर के लिए असमंजस में पड़ जाता है। अपनी छोटी उम्र के बावजूद वे उससे सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश आते हैं, जिससे उसे शक होता है कि वे उसे अकेडमी की रक्षा करने वाला कोई युवा पुजारी समझ रहे हैं। फिर वो उन्हें अभिवादन करता है और महसूस करता है कि वे बुरे लोग नहीं लगते, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो वर्षों से इस परित्यक्त अकेडमी में रह रहा है और उन्हें वहां रुकने की अनुमति दे देता है, बशर्ते वे उस छोटे से हिस्से से दूर रहे जिसका वो उपयोग करता है। लीडर बच्चे के आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता है और उसे आश्वासन देता है कि उसके आदमी इस शर्त का सम्मान करेंगे। वॉरियर्स की ओर मुड़कर लीडर उन्हें अकेडमी के भीतर और यह नियम मानने का निर्देश देता है कि वे इस यंग मास्टर के विंग से दूर रहे। वॉरियर्स एक स्वर में सहमति जताते हैं, अपने सोने के प्रबंध करने के लिए फैल जाते हैं। बच्चा उन्हें देखता है तो उनके कपड़ों पर उसे टेक्लन का चिन्ह देखता है, जिससे वह अनुमान लगाता है कि वे सभी एक ही क्लन से हैं, जिससे उसकी जिज्ञासा उनके व्यक्तित्व और उद्देश्यों को लेकर बढ़ जाती है। हालांकि वो इस विचार को एक तरफ रख देता है और अपने अन्य कामों पर ध्यान केंद्रित करता है। अपने हिस्से में लौटने से पहले लीडर बच्चे का फिर से अभिवादन करता है, जिस पर वह माफी मांगते हुए अपने छोटे से कमरे की ओर बढ़ जाता है, जहां वह अपने छोटे साथियों की देखभाल करता है। एक चौड़ी मुस्कान के साथ वह एक बड़े मिट्टी के बर्तन की ओर बढ़ता है, उसे उत्साह से खोलता है और छोटे कॉकरोचेस का संग्रह देखता है। उस बर्तन को पकड़कर वह कहता है कि उसकी देरी के कारण उनकी भूख बढ़ गई होगी। इसके बाद वह एक और बर्तन खोलता है जिसमें एक बड़ा ब्लैक स्पाइडर है, जिसे ब्लैक अर्थ टाइगर कहा जाता है और जो हायन चाइना का मूल निवासी है। यह स्पाइडर अपनी अनोखी ब्लैक टाइगर जैसी धारियों के लिए जाना जाता है, जो 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। फिर वो स्पाइडर को खाने के लिए कॉकरोच देता है और वीरान स्थान में इन प्राणियों को साथी के रूप में पाकर आभार व्यक्त करता है। स्पाइडर को उसका भोजन खाते हुए देखकर बच्चे को खुशी होती है, खासकर उसकी उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए। स्पाइडर को संतुष्ट करने के बाद लड़का एक दराज की ओर बढ़ता है, उसे लकर एक केव गैको को बाहर निकालता है। वो उसे एक और कॉकरोच खिलाता है और उसके शरीर और पूंछ पर मौजूद अनोखे पैटर्न की प्रशंसा करता है। जैसे ही वो अपने साथियों की देखभाल में मग्न होता है, गैको अचानक उसे काट लेता है, जिससे वह डर के मारे पीछे हट जाता है। उसी पल उसके पिछले जीवन की यादें उसके मन में उमड़ने लगती हैं। पुनर्जन्म से पहले वो एक स्ट्रीमर था जो एक चैनल चलाता था जिसके 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स थे। उसका चैनल मुख्य रूप से कीड़ों और जहरीले जानवरों पर केंद्रित था। उसे याद आता है कि ने अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में एक लाइव स्ट्रीम आयोजित की थी, जिसका शीर्षक था दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांप। इस दौरान वह ब्लैक मेबा, दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक को ढूंढने के लिए अफ्रीका गया था। यह सब उसके प्रशंसकों के बार बार अनुरोध के कारण हुआ था। यादें उस लाइव स्ट्रीम की ओर मुड़ती है जहां वो उस सांप को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भागदौड़ कर रहा था। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि उसने अपने दर्शकों से कहा था कि उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए, जिसके बाद वह जल्द ही खोज जारी रखने का वादा भी करता है। जिसके बाद वह खान लेने रेफ्रिजरेटर के पास जाता है, यह कहते हुए कि ब्लैक माम्बा कोई गली का कुत्ता नहीं है, हर जगह हो। लेकिन चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब वही स्नेक फ्रिज के ऊपर मौजूद था। जैसे ही वह उसके पास गया, सांप ने तेजी से हमला किया और उसे काट लिया। प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह जमीन पर गिरकर बेसुध हो गया और उसकी जिंदगी वही खत्म हो गई। अपने अंतिम पलों में उसे इस विडंबना का एहसास हुआ कि सारी थकाऊ कोशिशों के बाद सांप शुरुआत से ही उसकी पहुंच में था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। क्लैन का लीडर बाहर से पुकार रहा होता है, यह पूछते है कि क्या वो अंदर है।
दरवाजा खोलने पर विल लीडर से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। लीडर जवाब देता है कि वो उन्हें इतनी खराब मौसम में अपने यहाँ रुकने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देना चाहता। उसे डिनर के लिए शामिल होने का निमंत्रण भी देता है, हाँ बताते हुए कि उन्होंने एक हिरण का शिकार किया है। विल ये सुनकर हैरान हो जाता है, और क्यों ना हो, उसने पहले कभी सांप और छिपकली का मांस खाया था। विल अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है और कहता है कि वो उनके साथ शामिल होकर खुश होगा। लीडर उसकी मासूमियत पर हंसता है और उसे साथ चलने का आमंत्रण देता है। बारिश रुकते ही समूह एक बड़ी आग चलाता है और हिरण को भूना शुरू करता है, जिससे चारों ओर स्वादिष्ट खुशबू फैलने लगती है। विल इस दृश्य को अपने मुंह में पानी के साथ देखता है, मांस के स्वाद के लिए तरसते हुए। उसके उत्सुक चेहरे को देखकर लीडर मुस्कुराता है और उसे आश्वस्त करता है कि खाना पकने में कुछ समय लगेगा। वो सुझाव देता है कि वे इस समय का उपयोग बात करने के लिए करें। अपनी भावनाएं प्रकट हो जाने पर शर्मिंदा विल लीडर से पूछता है कि वह जो भी सवाल है रना चाहता है कर सकता है। लीडर पूछता है कि क्या विल सच में हायन माउंटेन रेंज में अकेला रहता है और उसकी उम्र क्या है। विल जवाब देता है वो शायद 14 या 15 साल का होगा, जिससे लीडर हैरान होता है कि उसे अपनी उम्र का ठीक से पता नहीं, जिसकी वजह वह उससे पूछता है, जिस पर विल अपनी पुनर्जन्म की सच्चाई छिपाने के लिए एक कहानी गढ़ता है कि बचपन में सिर पर चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त में कुछ अंतराल आ गए थे। लीडर सहानुभूति जताते हुए विल की कठिनाइयों पर खेद प्रकट करता है और फिर पूछता है कि क्या वो सच में यहाँ अकेला रहता है। विल हल्के से हंसते हुए बताता है कि हाँ, उसके पास कोई टैलेंट या स्किल्स नहीं होने की वजह से वह अपना सारा समय सांपों का शिकार करने और उनकी खाल बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करने में बिताता है। उसकी उम्र में इस खतरनाक काम को करने के साहस की प्रशंसा करता है, लेकिन विल जवाब देता है कि वह इस काम का अभ्यस्त हो चुका है। तभी उन्हें टोप हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लीडर के पिता हैं अंदर आते हैं और बताते हैं कि भोजन का एक हिस्सा तैयार है। वो यह भी इशारा करते हैं कि विल काफी भूखा लगता है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए विल उनका धन्यवाद करता है और मांस का एक टुकड़ा लेता है, ये उल्लेख करते हुए कि उसने पिछली बार कब मांस खाया था। हाँ, उसे याद भी नहीं। पहला निवाला लेते ही विल खुशी से अभिभूत हो जाता है, मानो ये अनुभव आवाज तक हो। वो दिल खोलकर खाता है, जिससे लीडर और उनके पिता उसकी भूख को देखकर प्रसन्न और मनोरंजन महसूस करते हैं। वे हंसते हैं, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि विल को ठीक से खाते देखकर उन्हें खुशी हो रही है। लीडर विल से कहता है कि वो खाने के दौरान उससे कुछ बात करना चाहता है। विल अपने निवाले के बीच उत्सुकता से सुनता है कि लीडर क्या कहना चाहता है। लीडर अपनी बात शुरू करता है और बताता है कि वे किसी खास चीज की तलाश कर रहे हैं। फिर वह गंभीरता से विल से पूछता है कि क्या उसने आसपास कुछ असामान्य देखा है। विल पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि लीडर का मतलब क्या है, जिससे लीडर को बात स्पष्ट करनी पड़ती है। हालांकि वह सही शब्द खोजने में झिझक होता है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति यानी लीडर के पिता बीच में हस्तक्षेप करते हैं और सुझाव देते हैं कि उन्हें विल को सच बता देना चाहिए, क्योंकि उसने उन्हें आश्रय दिया और उसके पास उनके प्रति कोई खतरा पैदा करने वाली जानकारी या मंशा नहीं। लीडर अपने पिता से सहमत होता है और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। वह विल को बताता है कि वे एक बड़े वर्म की तलाश में हैं जो नीले धब्बों से ढका हुआ है। यह सुनकर विल चकित रह जाता है कि वे इतनी लंबी यात्रा सिर्फ एक वर्म के लिए कर रहे हैं। लीडर विस्तार से समझाता है कि इस प्राणी को ब्लू स्पॉटेड वर्म कहा जाता है और ये इतना विशाल होता है कि शायद विल ने इसे पहले देखा हो। जिज्ञासु होकर विल पूछता है कि वर्म कितना बड़ा हो सकता है। लीडर बताता है कि अगर वर्म पूरी तरह विकसित हो तो ये विल के आकार के व्यक्ति को पूरा निगल सकता है। बात से स्तब्ध विलय महसूस करता है कि यह दुनिया उसकी पहली धारणा से कहीं अधिक अद्भुत हो सकती है। शुरू में लगा था कि वो केवल कुछ शताब्दियों पहले के समय में लौटा है, लेकिन अब लगता है वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। उसे इस हालत में देख बुजुर्ग व्यक्ति विल को आश्वस्त करते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और बताते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी यात्रा केवल इस प्राणी का शिकार करने के लिए की है। विल उनसे पूछता है कि क्या वे इसे ब्रीडिंग के लिए पकड़ने की योजना बना रहे हैं। इस सवाल पर बुजुर्ग व्यक्ति और लीडर दोनों चौंककर उसे अजीब ढंग से देखते हैं। फिर बुजुर्ग व्यक्ति इस सुझाव को गंभीरता है लेने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही हंस पड़ता है। उनके साथ उनके बेटे यानी लीडर भी हंसी में शामिल हो जाते हैं। वे विशाल वर्म को पालने के विचार को भोला और मनोरंजक पाते, लेकिन इससे इनकार नहीं करते कि यह सोच प्यारी है। बुजुर्ग व्यक्ति समझाते हैं कि वर्म को पालना असंभव है क्योंकि उनका उद्देश्य इसका उपयोग एक केयर के लिए करना है। विल इस प्रतिक्रिया से हैरान होकर स्पष्टीकरण मांगता है। पहले उसने सोचा था कि वे साधारण व्यापारी हैं, लेकिन अब वे उसे स्मगलर्स या ड्रग डीलर्स जैसे लगन
है लगे वह पूछता है कि एक वर्म को कैसे दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ एक संभावना है, लेकिन उनकी पोती एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उनका मानना है कि वर्म का आंतरिक रत्न यानी इंटरनल जिम ही से बचाने का एकमात्र उपाय हो सकता है। उनके इरादे समझने के बाद विल को एहसास होता है कि वे अपनी पोती की जान बचाने की इच्छा से प्रेरित हैं। लीडर चोड़ता है कि वह मरीज केवल बुजुर्ग व्यक्ति की पोती ही नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी भी है। इस पर विचार करते हुए विल समझता है कि वे अपनी बेटी को बचाने के लिए चाहे संभावना कितनी भी अनिश्चित हो, कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक सकते हैं। वम के लिए सहानुभूति महसूस करने के बावजूद भी विल उनके आतिथ्य और उसके प्रति उनकी दयालुता के प्रति सम्मान से उनकी मदद करने का निर्णय लेता है। विल बोलना शुरू करता है कि लीडर उससे पूछता है कि क्या उसने इस क्षेत्र में वर्म देखा है। विल जवाब देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, जिससे लीडर निराश हो जाता है। हालांकि विल एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी बात जारी रखता है और कहता है कि उसे शायद पता है कि वह कहाँ पाया जा सकता है। वह अपने जहरीले प्राणियों के गहन ज्ञान के बारे में बताता है, जो किसी भी विशेषज्ञ से कहीं अधिक है। यह ज्ञान उसकी उन पर जुनून और निश्चित हूप से जहरीले सांप के काटने से हुई उसकी अपनी मौत से उपजा था। विल विस्तार से बताता है कि लाखों प्रजातियों में से लगभग 200 हज प्रजातियां जहरीली हैं और वह सभी के बारे में जानता है। वह दावा करता है कि वर्म्स भी इसमें अपवाद नहीं है और उन्हें भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। गहराई से सोचते हुए वो अपने दिमाग की लाइब्रेरी में गोता लगाता है। एक लंबे मानसिक खोज के बाद वो आखिरकार वह जानकारी ढूंढता है जिसकी उसे आवश्यकता थी। फिर वो लीडर को सूचित करता है कि अब उसे वर्म के संभावित स्थान का पता चल सकता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लीडर और एल्डर उत्सुकता से उससे विशेष जानकारी मांगते हैं। विल थोड़ा रुककर उनसे पूछता है कि उन हलंथों ने अब तक कौन कौन से क्षेत्र खोजे हैं। लीडर समझाए कि उन्होंने दक्षिण और पूर्व की खोज की है और उत्तर में नदी के किनारों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन केवल दिन के समय में विल समझ जाता है कि वे वर्म को क्यों नहीं ढूंढ सके। वह उन्हें बताता है कि उन्होंने इसकी कुछ विशेषताओं के कारण इसे खोजने में चूक कर दी। एल्डर उससे विस्तार से समझाने के लिए कहता है। विल बताता है कि वर्म्स आर्थ्रोपोड फाइलम और सेंटीपीडिड से संबंधित है, जो बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं। वह बताता है कि यह प्राणी ठंड है खून वाले होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे आवासों की आवश्यकता होती है जो उनके तापमान और नमी को बनाए रख सके। जोड़ता है कि इन प्राणियों को अन्य कीड़ों से जो चीज अलग करती है वो है उनका जलरोधक एक्सोस्केलेटन में पोर्स होते हैं। यही कारण है कि वे अधिक नम क्षेत्रों को पसंद करते हैं, पूरी तरह से पानी से भरे हुए स्थानों से बचते हैं। इसके अलावा वे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। इन विशेषताओं के कारण ब्लू स्पॉटेड वर्म शायद ही कभी जंगलों या नदी के किनारों पर पाया जाता है। एल्डर विल की बातों से चकित हो जाता है और स्वीकार करता है कि उसने सोचा था कि ऐसे वर्म्स सड़े हुए लकड़ी के दरारों जैसे नम स्थानों में रहना पसंद करते हैं, जिस पर विल स्पष्ट करता है कि छोटे वर्म्स वहां रह सकते हैं, लेकिन विशाल वर्म्स जैसे कि वे जिसे ढूंढ रहे हैं जंगलों या नदी की चट्टानों में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें ऐसे स्थान चाहिए जो पूरी तरह से छिपने का अवसर दे। डर और लीडर दोनों महसूस करते हैं कि उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था, चाहे वे उन क्षेत्रों में कितनी भी कोशिश करते। उन्हें ये प्राणी कभी नहीं मिलता। लीडर विल से पूछता है, तो ब्लू स्पॉटेड वर्म को खोजने के लिए आदर्श स्थान कौन सा होगा। वह जो राह देता है कि यदि विल उनकी मदद करेगा तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। विल आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और कैंप फायर की ओर इशारा करते हुए सुझाव देता है कि वर्म पश्चिमी तट की चट्टानी पहाड़ियों यानी रॉकी माउंटेन्स में हो सकता है। वह समझाता है कि सेंटीपीडिड वर्म्स आमतौर पर दिन में चट्टानों के बीच छिप है और आधी रात के समय भोजन की तलाश में बाहर घूमते हैं। अगले ही पल बिन समय गवाए लीडर और उसके लोग रॉकी माउंटेन की ओर बढ़ते और हर संभावित छिपने की जगह को खंगाल हुए वर्म को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें इसका कोई निशान नहीं मिलता। लीडर ऊंचाई पर एक बेहतर दृष्टिकोण के लिए चढ़ता, उम्मीद करते हुए कि वह ऊपर से कुछ देख सके, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उनकी टीम में से एक व्यक्ति विल की जानकारी पर संदेह करता है और कहता है कि शायद उसने गलती की होगी। लीडर नीचे उतरता है और उस रात की खोज को समाप्त करने का निर्णय लेता है, जिसके लिए वह एक सिग्नल एरो दकता है ताकि अपनी टीम को वापस बुला सके। थके हुए और निराश योद्धा आग के पास इकट्ठा होते हैं। वे यंग मास्टर की मार्गदर्शन पर भरोसा करने के बावजूद वर्म को ना ढूंढ पाने की हताशा व्यक्त करते हैं। इस बीच लीडर चुप रहता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। वह अपनी पीड़ा मन में व्यक्त करता है कि वर्ण जो परिवार की सबसे असाधारण प्रतिभा थी को बचाने की उम्मीद अब खत्म होती दिख रही है। अचानक एल्डर आग के पास समूह में शामिल होता है
और लीडर से खोज के परिणामों के बारे में पूछता है। लीडर हार मानते हुए कहता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला और अपने पिता से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ अलग देखा। एल्डर भी निराश होकर जवाब देता है कि उसने भी कुछ नहीं पाया। वह गंभीर स्वर में कहता है कि शायद वो उनके पास केवल 3 महीने ही बचे हैं और वो शक करता है कि वे इतने कम समय में वे वर्म को ढूंढ पाएंगे। यह सुनकर समूह पर भारी चुप्पी छा जाती है जो दुख से भरी हुई है, जिसे तोड़ते हुए ले डर अगले दिन दक्षिण क्षेत्र में खोज करने का सुझाव देता है क्योंकि पश्चिम में यानी यहाँ कोई जीवित जीव का निशान नहीं मिला। लीडर सहमत होता है लेकिन अचानक ठहर जाता है, जैसे उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद आ गया हो। फिर वो अविश्वास में चिल्लाता है और आश्चर्य करता है कि उसने ये इतनी अहम बात पहले कैसे नहीं देखी। लीडर उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ असामान्य देखा और एल्डर बताता है कि पिछले 3 दिनों से पहाड़ पर की सभी जानवर की गतिविधि नहीं हुई है। यह बात सभी को चौंका देती है। एल्डर बताता है कि यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अनुमान लगाता है कि या तो जानवर भाग गए या फिर वे विशाल वर्म का शिकार बन गए। फिर अपने बेटे के कंधे पर आश्वासन भरा हाथ रखते हुए एल्डर दृढ़ता से कहता है कि ब्लू स्पॉटेड वर्म निश्चित रूप से इस पहाड़ पर है और अब वे उन को बचा सकते हैं। लीडर खुशी से भर जाता है, ये मानते हुए कि उनकी मेहनत रंग ला रही। अचानक जमीन शर से हिलने लगती है जिससे सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है क्योंकि जमीन में दरारें पड़ने लगती हैं। ये बड़े नुकीले आकार जैसे पैर या दांत जमीन से बाहर निकलते हैं जो सभी के लिए बड़ा खतरा बनते हैं। आखिरकार छिपा हुआ प्राणी खुद को प्रकट करता है जिससे समूह में भगदड़ मच जाती है। सभी सुरक्षा के लिए भागने या दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एल्डर जगह पर ही जमे रहते हैं, उस प्राणी की भव्यता से अभिभूत। धीरे धीरे वह विशाल प्राणी ब्लू स्पॉटेड वर्म पूरी तरह से जमीन से बाहर आ जाता है। इस बीच अकेडमी में वर्म द्वारा मचाई गई हलचल विल के कानों तक पहुंचती है। जिज्ञासा से भरे वह सोचता है कि ये वर्म कितना विशाल होगा जिसका प्रभाव इतनी बड़ी उथल पुथल पैदा कर सकता है। हालांकि वो इस बात से नाराज है कि इस खोज ने पहाड़ को पूरी तरह उथल पुथल कर दिया है, लेकिन साथ ही उसे खुद उस प्राणी को देखने की उत्सुकता भी होती है। एक लंबी और कठिन रात के बाद पहाड़ पर शांति लौटती है। लीडर और उसके लोग विशाल वर्म को मारने और उसकी जीएम निकालने में सफल होते हैं। पूरे समूह में खुशी फैल जाती है और एल्डर घोषणा करता है कि अब उनको बचाया जा सकता है। तभी लीडर अपने पिता के पास जाता है और उन्हें शिशिचवान वापस लौटने और उन सैनिकों को साथ ले जाने के लिए कहता है जो घायल नहीं है। एल्डर हैरान होकर इसका कारण पूछता है। लीडर कोड शब्दों में जवाब देता है, हम अपने खून में दुश्मनी और पत्थरों में उपकार लिखते हैं, यह बताते हुए कि वे प्रतिशोध और कृतज्ञता दोनों के प्रति अडिग है। लीडर पुष्टि करता है कि पहाड़ पर अभी भी कुछ काम बाकी है। इसे समझते हुए एल्डर सहमत होते हैं और याद दिलाते हैं कि उन्हें उस यंग मास्टर का धन्यवाद करना होगा जिसने उनकी मदद की। फिर एल्डर सुझाव देते हैं कि वेल को एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए और उसे उसकी पसंद का उपहार दिया जाए। लीडर खुद विल से मिलने का निर्णय लेता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह ठीक है और उसे बताने के लिए कि वहां क्या हुआ। इस बीच विल उठता है और खुद को 3 छोटे लावे से घिरा हुआ पाता है। यह देखकर कि वे वह हान कैसे आए वो हैरान होता है। उसे एहसास होता है कि वो किसी तरह इन लावे की मां बन गया है। वो याद करता है कि पिछली रात साफ सफाई के बाद उसने वर्म के अंडे अपनी मेज पर रख दिए थे। अब यह देखकर कि वे अंडे फूट गए हैं वो दंग रह जाता है। जब वो एक लार्वा को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करता है तो वो उसे काट लेता है। विल पिछले रात की घटनाओं को याद करता है जब उसकी एक एंटम के रूप में जिज्ञासा उसे विशाल वर्म के ठिकाने तक ले गई थी। उसने उसका ठिकाना ढूंढा और अंडे चुरा लिए, लेकिन भागते समय वो एक हथेली है आकार के कॉकरोच पर फिसल गया। हालांकि के गिरने से उसे गंभीर चोट लग सकती थी। वह राहत महसूस करता है कि अंडे सुरक्षित रहे। वह खुद को भाग्यशाली मानता है कि बारिश रुक गई थी, अन्यथा यह मिशन पूरी तरह विफल हो सकता था। घर लौटने के बाद उसने अंडों को सावधानी से साफ किया और अपनी संग्रह में शामिल कर लिया। विशाल वर्म को ना देख पाने का उसे थोड़ा अफसोस है, लेकिन वो लावे को बचाने को अपनी बड़ी जीत मानता है। अब जब लरवेब के हुए हैं विल उनसे कुछ व्यक्तिगत जगह देने की विनती करता है, लेकिन उनकी जिद उसे चिढ़ा देती है। समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में उसके दिमाग में एक विचार आता है, पानी का। वो सोचता है कि पानी में लार्वा आसानी से फिसल सकते हैं। विल के चेहरे पर शरारती मुस्कान चमकती है। एक चालाक लहजे में वो घोषणा करता है कि वह स्नान करने जाने है ताकि अपनी जगह वापस पा सके। उसी समय लीडर अकेडमी के द्वार पर पहुंचता है।
विल को बाहर ना देखकर वह सतर्कता से उसके पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देकर उसे बुलाता है। कोई जवाब ना मिलने पर लीडर झकते हुए कमरे में प्रवेश करता है और जोर से अपनी उपस्थिति की घोषणा करता है। अंदर वह किसी को नहीं पाता, लेकिन कई कंटेनर देखता है जो जड़ी बूटियों और औषधियों से भरे होते हैं। इससे उसे संदेह होता है कि शायद विल पारंपरिक चिकित्सा का अभ्यास करता है, हालांकि बिना अनुमति किसी के कमरे में जाने को अनुचित। तब मानते हुए लीडर वहां से जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह मुड़ता है, एक कंटेनर से आती बिना हट की आवाज उसे रोक देती है। जिज्ञासा के कारण वो धीरे धीरे उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़ता है। कंटेनर खोलते ही वो काले टाइगर स्पाइडर को देखकर तंग रह जाता है। तभी एक और आवाज एक तराज से आती है। वह तराज खोलता है और उसमें धारीदार गेको को देखता है। लीडर यह देखकर हैरान रह जाता है कि कमरे में इतने रीले जीव रखे गए। आगे जांच करने पर वह अन्य कंटेनर में भृंग, अफू, अंडे और यहाँ तक कि जहरीले सांपों से भरी राजें पाता है। यह समझते हुए कि विल है न खतरनाक जीवों को पालता और संरक्षित करता है, लीडर चकित रह जाता है। टंकल, जो अपने विष और सरीले जीवों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, के लिए भी ऐसा स्तर का संरक्षण अनसुना। ऐसा उसे लगा। कमरे से बाहर निकलते हुए लीडर गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे होता है कि विल से मिलना केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि उसकी बेटी को बचाने और एक असाधारण व्यक्ति को जानने का सुनहरा मौका था। अचानक विल की आवाज उसकी सोच को बाधित करती है, जो दूर से उसे पुकार रहा होता है। लीडर जवाब में अभिवादन करता है और विल उससे सकी घायल बाह के बारे में पूछता है। चिंतित की चोट गंभीर तो नहीं है। लीडर उसे आश्वासन देता है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जोड़ता है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है पहले कि वो अपनी बात जारी रख सके। उसका हावभाव अचानक बदल जाता है, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। वह एक परिचित ऊर्जा को महसूस करता है जो अकादमी के द्वार से एमाने हो रही होती है। वो ऊर्जा आकार लेना शुरू करती है और अंततः एक राक्षसी आकृति का रूप ले लेती है। आखिरकार उस ऊर्जा का स्रोत सामने आता है, एक क्रूर दिखने में हाला व्यक्ति जो लीडर का दुश्मन प्रतीत होता है। लीडर जोर से बिल को पुकारता है, उसे पीछे धकेल हुए तुरंत भागने को कहता है। हालांकि हमलावर बिजली की गति से हमला करता है, लीडर पर एक जोरदार प्रहार करता है। किसी तरह अपनी घायल बाह से वार को रोकने में सफल होता है, लेकिन उस प्रहार की ताकत उसे दर्द से कराने पर मजबूर कर देती है। हमलावर एक ऊर्जा किरण छोड़ता है जो सीधे लीडर को लगती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। संघर्ष करते हुए उठने की कोशिश करते हुए लीडर अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को पहचानता है, जो उसके एल्डर फादर के बराबर है। वह जोर से विल को भागने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमलावर विल को पकड़ लेता है और बेरहमी से उसका गला घोना शुरू कर देता है। हंसते हुए वो ताना मारता है कि उसने सुना था ने ही टैंक क्लान का कचरा हैनान में आया और उसे उनसे मिलने का लोभ रोक नहीं पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सबसे कुख्यात शहरों के क्लान का बेटा इतनी दयनीय स्थिति में मिलेगा। लीडर गुस्से में हमलावर से उसकी पहचान और हमले के कारण के बारे में पूछता है। ही यह भी जानना चाहता है कि उसने यंग मास्टर को क्यों निशाना बनाया। हंसते हुए हमलावर अपनी पहचान ब्लड हैंड रक्षासा के रूप में करता है, जो टाक उन्हा का रहने वाला है। वह बताता है लीडर के पिता उसकी दुश्मनी का कारण है। वो अपने खून से सने लाल हाथ की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह उसका बदला लेने का प्रतीक है। लीडर को नाम याद आता है और वो उस घटना को याद करता है जब रक्षासा को जहर भरे हथेली के वार से सिर पर चोट लगी थी, जिससे वो खाई में गिर गया था। लेकिन यह जानकर वो हैरान रह जाता है कि वह अभी भी जिंदा है। गुस्से में लीडर रक्षासा पर चिल्लाता है और विल को छोड़ने की मांग करता है, कहते हुए कि युवा मास्टर का उनकी दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं। वो यहाँ तक कहता है कि वो अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन रक्षासा उसका मजाक उड़ाते हैं। होए कहता है कि ये केवल उसके सपनों में ही हो सकता है। कसम खाता है कि टंकल का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। इस वक्त लीडर खुद को असहाय महसूस करता है, यह जानते हुए कि रक्षासा का इरादा विल को छोड़ने का नहीं है। इस बीच विल दम घुटने के कारण बेहोश होने की कगार पर है, क्योंकि रक्षासा अपनी पकड़ को और मजबूत करता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए पागलों की तरह हंसता है और उसे निर्दयता पूर्वक मारने का इरादा जाहिर करता है। आखिरी क्षणों में विल अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करता है और रक्षासा से उसे छोड़ने की गुहार लगाता है,
लेकिन बदले में उसे केवल उपहास मिलता है। अचानक 3 जोड़ी चमकती हुई आंखें अंधेरे में गुस्से से देखती हैं। विल के तीनों लार्वा हरकत में आते हैं और राक्षसा पर हमला कर देते हैं। वे उसके हाथ और गर्दन पर जोरदार काटते हैं। राक्षसा दर्द से चीख उठता है और वाह को हटाने की कोशिश करता है, यह जानने की कोशिश करते हुए कि ये कीड़े कहाँ से आए। शुरू में वो उन्हें हानि रहित मानकर हंसता है, लेकिन जल्द ही उसकी हंसी गायब हो जाती है। वह महसूस करता है कि जर उसकी नसों में दौड़ रहा है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि कुछ ही क्षणों में वह झर के कारण गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। विल स्तब्ध खड़ा रहता, यह विश्वास नहीं कर पाता कि राक्षसा की मृत्यु इतनी जल्दी हो सकती है। वह कांपती आवाज में लीडर से पूछता है कि क्या राक्षसा वास्तव में एक दुष्ट व्यक्ति था। लीडर, जो खुद भी हैरान है, समझने लगता है कि विल कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए वह यह ठान लेता है कि वह विल को अपने क्लन का मेंबर बनाएगा। कुछ दिनों बाद राक्षसा की मृत्यु के बाद लीडर तेज बुखार और गंभीर थकान से पीड़ित बिस्तर पर पड़ा होता है। विल उसकी पूरी देखभाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इस हालत को देखकर चिंतित हो जाता है। लीडर कमजोरी के बावजूद उसका धन्यवाद करता है, जबकि विल पूछता है कि अन्य हॉरियर कहाँ है ताकि वह उनकी भी जांच कर सके। हालांकि वह लीडर को ऐसे अकेले छोड़ने में हिचक जाता है क्योंकि वहां कोई और वैद्य नहीं है। तब नेता उसे आश्वस्त करता है कि कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक हो जाएगा। इस बीच विल यह देखकर हैरान है कि लीडर ना की खांसी के बावजूद इतनी शांति से व्यवहार कर रहा है। लीडर इसे सामान्य बताते हुए कहता है कि ये उसके मार्शल आर्ट अभ्यास का हिस्सा है। जिज्ञासा से विल पूछता है, क्या आप उस तरह के मार्शल आर्ट्स की बात कर रहे हैं जहां लोग सकते हैं या आग के गोल है फेंक सकते हैं? लीडर हंसते हुए जवाब देता है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे मार्शल आर्ट्स की दुनिया का हिस्सा है। यह सुनकर विल को एहसास होता है कि यह दुनिया उसकी पिछली दुनिया से कितनी अलग है। यहाँ विशालकाय कीड़े और असाधारण मार्शल आर्ट हलंट्स आम बात है। तभी लीडर अपना आभार प्रकट करता है और कहता है कि वो विल का जीवन बचाने के लिए हमेशा उसका आर्नी रहेगा। फिर वो औपचारिक रूप से अपना परिचय देने का अनुरोध करता है। भले ही वह कमजोर स्थिति में हो, अपना परिचय देते हुए लीडर खुद को चोल स्यान बनाते हैं जो टंक लेन से हैं। इसके बाद वह विल की ओर मुड़ते हैं, जो अपना नाम विल सोरंग बताता है। चोलसान सोरंग का अनुवाद छोटा ड्रैगन के रूप में करता है और इस नाम और इसके गहरे अर्थ की प्रशंसा करता है। इसके बाद लीडर विल के पास चिपके हुए लार्वी के बारे में पूछते हैं कि क्या वे वाकई विषैले हैं।